हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 2, वर्णमाला और मात्राएं, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स ऑफ वॉवल्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला और मात्राओं को। पढ़िए और समझिए। पहला, वर्ण एवं वर्णमाला। जो आवाजें हम सुनते हैं उन्हें ध्वनियां कहते हैं। वे ध्वनियां जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण किन्हें कहा जाता है? उन ध्वनियों को जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कू कू और बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। उपयुक्त चित्रों में कोयल और बिल्ली दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं और इसके लिए इनके मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। हम जो कुछ भी बोलते या सुनते हैं वे सब ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बच्चों, वर्ण क्या कहलाती है? जो कुछ हम लोग ध्वनियां सुनते हैं वही वर्ण कहलाती है। और वर्ण क्या है? वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे केला, क प्लस ए प्लस ल प्लस आ, तो बना केला। और चूहा, च प्लस ऊ प्लस ह प्लस आ, क्या बना? चूहा। ऐसी ध्वनियां जिन्हें तोड़ा ना जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते उन्हें वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है। वर्णों के भेद। तो बच्चों, जानते हैं वर्णों के कौन से भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो क्या क्या भेद होते हैं स्वर और व्यंजन? स्वर, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो बच्चों, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और स्वरों को बोलने के लिए अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए पढ़ते हैं वो कौन से स्वर हैं। अ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए ए, ओ औ, अंग आह। तो बच्चों, ये जो अंग और आह होता है इसे आयोग वा कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो बच्चों, वो वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उसी को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, क ख ग घ ड़, च वर्ग, च छ ज झ अ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ म। अंतस्थ, य र ल व, ऊष्म, श श स ह। तो बच्चों, ये सारे क्या थे? हमारे वर्ण। हिंदी की नई ध्वनियां, आगत व्यंजन ड़ ढ ज फ, ये क्या है? नई ध्वनियां। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन जो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। जैसे परीक्षा, तो क्ष जो है वो क और श के मेल से बना है। इत्र, तो त्र जो है वो त और र के मेल से बना है। ज्ञानी, ज्ञ जो है ज और य के मेल से बना है। श्रम, तो श्र जो है श और र के मेल से बना है। आगत व्यंजन ज, फ, अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनियां जिन्हें हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। इनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं। तो बच्चों, ये जो ज और फ है ये है अरबी और फारसी भाषाओं से उठाया गया है जिन्हें हम हिंदी भाषाओं में भी प्रयोग करते हैं। और इनको पहचानने के लिए क्या करते हैं? हम
वर्णों के नीचे बिंदी लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये आगत व्यंजन है और उन्हें नुक्ता कहते हैं। हिंदी की नई ध्वनियां ड़ और ढ ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। तो बच्चों, जो ड़ और ढ है ये शब्दों के बीच में या अंत में ही होते हैं। वर्णमाला, जब भाषा के सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो वर्णमाला बनती है। वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों, जब हम वर्णों को क्रमबद्ध यानी कि पूरा एक एक करके लिखते हैं, क्रमबद्ध लिखते हैं, तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। विशेष तथ्य, पहला, बिना स्वर के व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। तो बच्चों, बिना स्वर के जो व्यंजन लिखे जाते हैं उसे हलंत चिन्ह लगाते हैं और तभी लिखते हैं। क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है, जैसे क, अ प्लस क। तो बच्चों, ये जो क, ख, ग, घ है इसमें जो है अ स्वर हमेशा ही लगा रहता है। ड़ और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, जैसे पेड़, सीढ़ी आदि। तो बच्चों, हमने देखा जो ड़ और ढ व्यंजन हैं वो शब्दों के या तो अंत में लगते हैं या बीच में लगते हैं, यहाँ पे अंत में लगे हुए हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं इस चित्र में क्या हो रहा है। एक बच्चा उठ रहा है। प्रातः काल उठना अच्छी आदत है। दूसरा में क्या है? आंख। आंख हमारे शरीर का संवेदी अंग है। और तीसरा क्या है? अंगूर। अंगूर टोकरी में रखे हैं। हमने प्रातः काल, अंगूर और आंख शब्दों में क्रमशः विसर्ग, अनुस्वार एवं अनुनासिक के चिन्ह लगे। देखिए, ये चिन्ह विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं। तो बच्चों, आप जो ये चिन्ह देख रहे हैं, इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? ये होते हैं विसर्ग, ये होते हैं अनुस्वार और ये होता है अनुनासिक। तो बच्चों, जैसा हमने देखा, प्रातः में विसर्ग लगा है, आंख के ऊपर अनुस्वार लगा है और अंगूर के ऊपर अनुनासिक लगा है। मात्राएं, सार्थक शब्द बनाने के लिए जब हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें मात्राएं कहते हैं। इसलिए व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर स्वरों मात्रा लगाई जाती है। तो बच्चों, जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? स्वरों की मात्रा लगाते हैं। जरूरी नहीं हमें स्वर ही लिखने हैं, हम स्वरों की मात्रा लिखते हैं और शब्दों को, व्यंजनों को पूरा करते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है, परंतु अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो बच्चों, अ जो स्वर है इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, ये सारे ही वर्णों के साथ होता है। स्वर और व्यंजन का मेल। तो चलिए पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन का मेल। स्वर, मात्रा, मात्रा युक्त व्यंजन, शब्द और यहाँ है वाक्य। तो पहला स्वर है हमारा अ। जैसा कि हमने पढ़ा, अ की कोई मात्रा नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं। और मात्रा युक्त व्यंजन क्या है? ह। और शब्द है महल। और इसी महल से जो है एक वाक्य प्रयोग हुआ है, जैसे यह महल बहुत सुंदर है। तो महल में कोई मात्रा नहीं है क्योंकि अ का स्वर है और अ इनमें पहले से होता है। दूसरा स्वर है आ। आ की मात्रा क्या होती है? ये। और हमारा मात्रा युक्त व्यंजन क्या है? स। और शब्द है साग। और वाक्य बना साग का रंग हरा है। तो स पे क्या लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है और बना साग। फिर है ई, जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं। और मात्रा युक्त व्यंजन क्या है? त। और जिसपे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है वर्ण से पहले। हमारा शब्द क्या है? तितली। फूल पर तितली बैठी है। तो ये हमारा क्या बना है? वाक्य। फिर क्या है? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कहाँ से लगती है? वर्ण के या व्यंजन के पीछे लगती है। मात्रा युक्त व्यंजन है हमारा पी और शब्द है पीला और वाक्य बना पीला तौलिया कील पर टांगो। फिर है हमारा ऊ और ऊ की मात्रा को कैसी लगती है? वो लगती है व्यंजन के नीचे और जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं। तो मात्रा युक्त व्यंजन क्या है? कु।
और शब्द है कुत्ता, कुत्ता वफादार होता है। फिर है ऊ, जिसे हम बड़ा ऊ भी कहते हैं। और हमारा जो मात्रा युक्त व्यंजन क्या है, कू। तो और शब्द है कूड़ा, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो वाक्य क्या बना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। फिर है री भी हमारी व्यंजन के नीचे लगती है और इसमें क्या है, मात्रा युक्त व्यंजन म्र और शब्द है मृग। तो मृग जंगल में रहता है। तो हमने देखा कैसे वाक्य में मृग जंगल में रहता है प्रयोग हो रखा है। ए की मात्रा क्या होती है, ये लगती है ऊपर। तो यहाँ पे है हमारा जो मात्रा युक्त व्यंजन है रे और शब्द है रेल, यह रेलगाड़ी है। फिर है ए की मात्रा भी ऊपर लगती है, दो डंडे लगते हैं और व्यंजन है कै और शब्द है कैलाश, कैलाश बहुत बुद्धिमान है। यह है ओ की मात्रा भी ऊपर लगती है और ये है हमारा व्यंजन को, कोयल है हमारा शब्द, कोयल मीठा गाती है। ओ की मात्रा भी ऊपर लगती है जिसमें दो मात्राएं होती हैं और ये है हमारा व्यंजन नौ और ये है हमारा शब्द नौका और वाक्य है नौका में लोग बैठे हैं। तो बच्चों यहाँ हमने जाना स्वर की मात्राओं का किस तरीके से व्यंजन में प्रयोग होता है। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो बच्चों जो व्यंजन के साथ चिन्ह लगते हैं स्वरों के, वही क्या है, हमारी मात्रा कहलाती हैं। दूसरा, री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर में लगती है। हाँ बच्चों, हमने देखा री की मात्रा हमेशा जो है व्यंजन के नीचे लगती है। तीसरा, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली इकाई वर्ण है। और चौथा, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। तो हमने क्या जाना, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देना है। क, वर्णों के निश्चित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ख, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ग, मृग शब्द में कौन से स्वर की मात्रा लगाई जाती है? मृग शब्द में री स्वर की मात्रा लगाई जाती है। ख, उस स्वर को बताइए जिसकी मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। तो वह स्वर है ई, जिसकी मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, जिसे हम छोटे ई भी कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी अब हम लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, स्वरों की संख्या है 8, 11, 7, 14, तो 11। ख, इनमें से व्यंजन है री, ल, ई या ओ, तो ल। ग, हिरण शब्द में कौन सा स्वर है? छोटी ई, ओ, बड़ी ई या उ, तो छोटी ई। घ, कृषक शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी? अनुनासिक, अनुस्वार, री की मात्रा या ई की मात्रा? तो लगेगी री की मात्रा। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है, वर्ण। तो बच्चों इसी तरह आप भी जो है दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करके सही वाक्य में भरेंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर उचित शब्द बनाइए और सही बॉक्स में लिखिए। तो हमें क्या लगाना है बच्चों? अनुस्वार और अनुनासिक। और हमें कहाँ से वर्ड ढूंढने हैं? हमें इस बॉक्स में से वर्ड ढूंढने हैं, किसमें अनुस्वार लगेगा और किसमें अनुनासिक। चलिए लगाते हैं। अंगूर, मंदिर, ये दोनों शब्द हमारे वे हैं जिसमें अनुस्वार लगे हुए हैं और ये हमने यहां से लिखे। अब यहां पे लिखते हैं चांद,
आंख। तो बच्चों इसी तरह से आप भी अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे और सही मात्रा लगाएंगे। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। हमें क्या करना है? मिलान। क ओ की मात्रा है ये वाली, ख है ई, तो ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा। ग छोटा ओ की मात्रा है सेकंड पे, और यह है ख, री की मात्रा है हमारी थर्ड पे। खेल खेल में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्न संकेतों के आधार पर शब्दों की रचना कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें जो संकेत दे रखे हैं उनके आधार पर हमें रचना करनी है नए शब्दों की। जैसे क, री की मात्रा र वाले शब्दों को लिखिए। तो जिस शब्द में री की मात्रा आते हैं हम वो शब्द लिखेंगे। जैसे मृग, मृत्यु। तो बच्चों आपने देखा यहाँ दोनों ही शब्दों में म के नीचे जो है री की मात्रा आ रही है। ख, अनुस्वार लगाकर उचित शब्द बनाइए। तो हमें क्या करना है? अनुस्वार लगाना है और उचित शब्द बनाने हैं। जैसे ये है पख, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अनुस्वार प के ऊपर, तो ये बनेगा पंख। ये है हंस, ह के ऊपर लगाएंगे अनुस्वार, ये बनेगा हंस। ये है रग, हम लगाएंगे अनुस्वार र के ऊपर, ये बनेगा रंग। ये है तग, ये बनेगा तंग। और ये है जग, और अनुस्वार लगाया हमने ज के ऊपर, और ये बना जंग। घ, ड़ व्यंजन लगाते हुए दो शब्द बनाइए। तो हमें क्या करना है? ड़ व्यंजन लगाना है और दो शब्द बनाने हैं। जैसे सड़क, पकड़, लड़का। तो हमने क्या बना दिया? यहाँ पे दो शब्द बनाए हैं, पकड़ और लड़का। प्रेरणादायक मूल्य, इंस्पिरेशनल वैल्यू। जिस तरह अलग अलग वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं, उसी तरह हमें अनेकता में एकता लाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बच्चों जिस तरह अलग अलग वर्ण मिलकर एक पूरी वर्णमाला का निर्माण करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने अंदर अनेकता में एकता लानी चाहिए और एक राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी देनी चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।